नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस से सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, फ्री प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इनको लगा लो और करीब करीब 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। बहुत ही शानदार स्पीड रहेगी, बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कोशिश करना, पूरा वीडियो जरूर देखिए, अपने आप से ईमानदारी बरतो, मेहनत कर लो। 1 से 2 साल जॉब आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। कोरोना के कारण जितनी भी वैकेंसी डली थी सब आएंगी। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े और आप थोड़े से पीछे रह जाओ। तो पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है, पूरे क्वेश्चन रट लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर मतलब पल्स रेट कितनी होती है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, आपकी जो पल्स रेट रहती है वो होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो जो छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको बोला जाता है केशिका, ऑप्शन नंबर डी केशिका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाएं। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी पेस मेकर यहां पर सही आंसर है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम श्वसन अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, मतलब आप कितनी ज्यादा सांस खींच सकते हो उसको खींच लो और उसको निष्कासित करोगे तो वो क्या कहलाएगा। तो वो आपके फेफड़े का आयतन कहलाएगा। आपके फेफड़े में जितनी हवा बन पाएगी वो फेफड़े का आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, पढ़िए। तो नाड़ी की धड़कन जो मापी जाती है वो आपकी धमनी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर धमनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या हो। डायलिसिस का उपयोग, ऑप्शन पढ़ लिया होगा आपने। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डायलिसिस गुर्दे के लिए, गुर्दे से संबंधित गंभीर समस्या हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जीभ, दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िए, बताइए आंख की कौन सी वो हिस्सा है या संरचना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया होगा और सही आंसर है लेंस, ऑप्शन नंबर सी लेंस राइट आंसर है। ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, पढ़िए ऑप्शन। ईसीजी की बात हो रही है, ऑप्शन के अनुसार यहां पर क्या सही आंसर है, ईसीजी करता है हृदय द्वारा उत्पन्नित विद्युत बलों का महसूस, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हृदय की समस्या अभी आपको बताया ईसीजी, कमेंट करके ईसीजी का फुल फॉर्म बताओ, देखते हैं किस किस को ईसीजी का फुल फॉर्म पता है। ईसीजी का एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी का पढ़ा है, हृदय, ऑप्शन नंबर ए हृदय की जांच की जाती है ईसीजी से। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। जहां पर दृष्टि सर्वाधिक होगी, ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। राइट आंसर है आपका इसका गर्तिका, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। गर्तिका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। वाह वाह क्या क्वेश्चन है, फ्री के नंबर ले लीजिए। तो कॉर्निया और रेटिना ये दोनों आंख में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंख यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पढ़िए फटाफट ऑप्शन, मानव की आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह कार्य करती है प्रकाश के अपवर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। हमारी आंख का एक विकार, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा है, ऑप्शन पढ़िए। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष ये आंख में रहता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आंख की परेशानियां हैं, विकार हैं, बीमारी है। निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है, बताइए। वर्ण दर्शन से इनमें से कौन सा संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको भी हो सकता है कई लोगों ने सही आंसर दे दिया हो। शंकु कोशिकाएं ये वर्ण दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, शंकु कोशिकाएं।
इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? बताइए, एक तंत्रिका कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार तंत्रिका कोशिका आपका न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुतली डैश का एक हिस्सा है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन, पुतली किसका हिस्सा है? तो पुतली, इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, आंख का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 आईएमपी टिक लगा लो उसको। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सूत्र युग्मन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। बताइए, आंख में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करता है कि भैया ज्यादा प्रकाश ना चला जाए, उसके हिसाब से बड़ी छोटी होती है। पुतली, ऑप्शन नंबर सी आंख की पुतली यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? बताइए, कौन सी कोशिकाएं रंग को संवेदना प्रदान करती है, सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है? ये उनको कहते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा अंध कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? अंध कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी अंध कोशिकाएं प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कॉर्टी अंग का संबंध किससे होता है? बताइए, कॉर्टी अंग का संबंध किससे होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जो कॉर्टी अंग होते हैं इनका संबंध होता है सुनने से, ऑप्शन नंबर ए सुनने से संबंध होता है कॉर्टी अंग का। ऑडिटोरी डैश संबंधित है, ऑडिटोरी किससे संबंधित है? तो जो ऑडिटोरी है ये आपका संबंधित है, सोच लिया होगा आपने आंसर, सुनने से, ऑप्शन नंबर ए ऑडिटोरी सुनने से संबंधित है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा गया है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था रेलवे में। तो ईयर ड्रम का दूसरा नाम है आपका कर्ण पटही झिल्ली। क्या नाम है? कर्ण पटही झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? बताइए, कान का कौन सा भाग ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है? राइट आंसर है, उसका नाम है आपका क्लॉकिया, ऑप्शन नंबर एक क्लॉकिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? बताइए, कौन सा भाग है मानव कान का कि प्राप्त ध्वनि जितनी रहेगी उस हिसाब से कंपन करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो भाग है आपका कर्णपटही झिल्ली, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था ना, कर्णपटही झिल्ली है, यही कंपन करती है। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, ऑल फैक्ट्री शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, श्रवण, दृष्टि, स्पर्श या गंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री, ये गंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी गंध प्रश्न के लिए राइट आंसर है, गंध। एक न्यूरॉन की कोशिका, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिका के रखने को एक न्यूरॉन के क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है, देखिए, पेरिकेरियान, स्वान, डेंड्रान या सोमा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है सोमा, ऑप्शन नंबर डी सोमा, याद रखिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है? तो मांसपेशियों में जो हमारी थकान होती है ये आपकी होती है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है उसके संचयन की वजह से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? बताइए, सबसे लंबी हड्डी, ऑप्शन पढ़ लो फटाफट। सबसे लंबी हड्डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है जांग की हड्डी, फीमर सबसे लंबी है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी बताइए कहां पाई जाती है, उसका नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी लीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन ही आ गया आपके लिए, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते चले, पूरा आपका एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बिना देर किए इसका आंसर बता देते हैं, सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपिस अस्थि। अब आपको ये बताना है ये शरीर के किस भाग में है, कमेंट करिए, शरीर के किस भाग में है स्टेपिस? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? लो, फिर क्वेश्चन आ गया, क्या बात है भाई, पूरे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी आपकी ऑप्शन नंबर डी जांग की हड्डी, इसको फीमर बोलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करोड़ों बार आ चुका है, करोड़ों बार। दांत क्या है बताइए? दांत की परत या दांतों का एनेमल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? उसको क्या कहा जाता है? मजबूत बोला है, मजबूत, बड़ी नहीं, नहीं तो जांग की हड्डी लगा दो। तो सबसे मजबूत हड्डी भी आपकी वही है। यहां जो ऑप्शन दिए गए ना, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी। मजबूत, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में लिखा है कठोर पदार्थ, दांत की परत कठोर पदार्थ है, लेकिन जब हड्डी की बात होगी तो जांग की हड्डी सबसे मजबूत होती है। फीमर आपकी सबसे मजबूत हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर, और सबसे बड़ी भी यही होती है। पूरे शरीर का भार सहती है भाई, है ना। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, बताइए रीढ़ को और क्या कहा जाता है? तो रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड यहां पर सही आंसर है, रीढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन पढ़िए, जिंक, आयरन, सल्फेट या कैल्शियम। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए अति आवश्यक है? राइट आंसर है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, बताइए? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर बी, स्टेपेडियस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? चलिए आपको बताते हैं नाम। हैमर, एनविल और स्टिरअप, ऑप्शन नंबर बी, हैमर, एनविल और स्टिरअप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, राइट आंसर है आपका वो कहलाता है एक्टिन, मतलब ऑप्शन नंबर एक्टिन, डी बिल्कुल सही आंसर है, एक्टिन। मानव शरीर में द्विशिरक मांसपेशियां कहां स्थित होती हैं, बताइए? द्विशिरक मांसपेशियां कहां स्थित होती हैं? तो ये मांसपेशियां स्थित होती हैं, हो सकता है कई लोगों ने नाम पहली बार सुना है, ये होती हैं आपके बाह में, ऑप्शन नंबर ए, बाह बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। मायोसिन और एक्टिन क्या है, बताइए? मायोसिन और एक्टिन क्या है? ऑप्शन पढ़ लिया होगा आपने, ऑप्शन पढ़ो फटाफट। तो मायोसिन और एक्टिन ये आपकी मांसपेशीय हड्डी, मांसपेशीय प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशीय प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, इस डैश में क्या आएगा, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन देखिए, मेरुदंड, तंत्रिका तंतु, मांसपेशी तंतु या आंतरिक तंतु। तो सार्कोलेमा मांसपेशीय तंतु को कवर करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है, मांसपेशीय तंतु को कवर करने वाली झिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, बताइए? मानव शरीर में से कौन सी इनमें से हड्डी नहीं पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी एक्स हड्डी नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों हड्डियां पाई जाती है, एक्स हड्डी मानव शरीर में नहीं है। नी कैप को क्या कहा जाता है, बताइए? नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप जो है इसको कहा जाता है आपका पलिया, ऑप्शन नंबर बी, पलिया कहा जाता है नी कैप को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबद्ध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो लिगामेंट द्वारा कौन कौन जुड़ा होता है? ऑप्शन पढ़ लिए। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी, हड्डी को हड्डी से राइट आंसर है, लिगामेंट के द्वारा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, बताइए? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकागन ये रक्त शर्करा को कम होने से बचाता है, मतलब आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो गई, ये बचाता है उससे, ग्लूकागन। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि है वो होती है, देखिए छाती, सिर, गला, उधर, सही आंसर है आपका गले में, गले में होती है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किसे विनियमित करता है, बताइए? तो इंसुलिन जो है ये विनियमित करेगा रक्त शर्करा के स्तर को, ऑप्शन नंबर डी, रक्त शर्करा का स्तर, इंसुलिन इसको विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है, बताइए? कहां पर इंसुलिन उत्पादन होता है? तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन अग्नाशय में बनता है, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा ऑप्शन पढ़ लीजिए, कैंसर, तपेदिक, एनीमिया या मधुमेह। तो इंसुलिन द्वारा मधुमेह की बीमारी का उपचार किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह राइट आंसर है। लैंगरहेंस के आईलिड्स किस मानव के अंग में पाए जाते हैं, बताइए? किस अंग में है हैंगरलेस के आईलिड्स? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका अग्नाशय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मानव शरीर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी विटामिन के भी क्वेश्चन आएंगे आपको, अभी तो रोग चल रहा है ना। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो अभी आपको बताया है इंसुलिन मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है
बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथि केवल और केवल यौवन तक सक्रिय रहेगी। डैश आमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है? बताइए इनमें से कौन सा आमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, पेप्सिन एंजाइम आमाशय रस में पाया जाता है। ये देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो पेप्सिन जो है ये आपका आमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी। पिट्यूटरी से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा अभी आपको। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहां अवस्थित है? बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार खोपड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी के अंदर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? कौन से हार्मोन से जो महिलाएं हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो दूध बनना स्टार्ट हो जाता है उनका? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो हार्मोन है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन राइट आंसर है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपातकालीन स्थिति के दौरान आपका एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एड्रीनलिन राइट आंसर है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन है जो आरबीसी के उत्पाद को बढ़ाता है, एरिथ्रोपोइटिन। हमारे शरीर में खून रहता है, खून में आरबीसी होती है, उसके उत्पाद को बढ़ाने का काम एरिथ्रोपोइटिन का है। डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? बताइए। तो यहां पर आपके जीवाणुओं में जो है हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त किस में मदद करता है? तो यकृत से जो पित्त निकलता है वो हमारे शरीर के, ऑप्शन पढ़ लीजिए, पाचन, रक्त शुद्धता, मलत्याग या श्वसन। तो पाचन में मदद करता है पित्त रस, ऑप्शन नंबर ए। बाइल जूस पाचन में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? बताइए कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो आपकी युग्मक ये एक प्रजनन कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए युग्मक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, अंडा, शुक्राणु, बीजांड या अंडाशय। तो मादा में अंडा होता है और पुरुषों में शुक्राणु। तो मादा में कोशिका, प्रजनन कोशिका कौन सी कहलाएगी? अंडा। और पुरुषों में ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। अगला क्वेश्चन देखिए, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, यहां पर सही आंसर है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं। डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन गर्भाशय में विकसित होता है। तो डिंब जो है परखनली में बना लेते हैं और बच्चे को फिर गर्भाशय में विकसित करते हैं उसको, ऑप्शन नंबर डी टेस्ट ट्यूब बेबी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन, अब विटामिन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, विटामिन के जितने क्वेश्चन आए घुमा फिरा के भी आए पूरे सम्मिलित हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ाएगा आपका विटामिन डी, है ना, विटामिन डी सूर्य से जो मिलता है। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग होगा आपका विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। एक और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए। अब विटामिन सी के 2-3 क्वेश्चन पढ़ो और क्या क्या है, घुमा के पूछा है। अब देखो वही क्वेश्चन है स्कर्वी के बारे में ही। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो मसूड़े से खून आना शामिल है, ये स्कर्वी रोग से होता है। उसे किस आहार के द्वारा रोका जा सकता है? तो भैया जब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी ही खाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में एक समृद्ध स्रोत होता है, तो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। आप एक काम करिए, स्कर्वी रोग है, मसूड़े से खून आते हैं, नींबू खाइए, आंवला खाइए, संतरा खाइए, विटामिन सी खाइए। स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। घुमा फिरा के देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा है, डैश की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं है? तो जिस विटामिन की अभी चर्चा चल रही है ना, वही महाशय है, कौन है? विटामिन सी, ये वसा में विलय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के की बात कर लेते तो विटामिन के डैश की कमी, विटामिन के की कमी से क्या होगा बताइए? तो विटामिन के की यदि आपके शरीर में कमी रहे तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, मतलब रक्त का थक्का जमने में समस्या होगी, थोड़ी खून निकलने लगेगा तो बहने लगेगा, बहुत देर तक रुकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों के रक्त के थक्के जमने में सामान्य प्रक्रिया या मदद करता है? अभी बताया आपको, विटामिन के राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।
विटामिन बी 1 को और क्या कहा जाता है बताइए? तो विटामिन बी 1 को और कहा जाता है थायमीन। ऑप्शन नंबर ए थायमीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी को और क्या कहते हैं? तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका स्कर्विक एसिड, या रासायनिक नाम बोल दीजिए, वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए, सामान्य नाम बोल दीजिए। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के से क्या होगा? अभी आपको बताया, खून का जमना अच्छे से होगा यदि विटामिन के सही है आपके में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, कौन सा विटामिन के की कमी के कारण, माफ कीजिएगा यहां पर के कर लो, मैं लिख देता हूं, इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी रहेगी तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? रक्त के थक्के जमने में विफलता होगी। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है ये आपका विटामिन बी, कौन सा है? विटामिन बी 1 की कमी, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होगा। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली का जो लीवर ऑयल होता है इसमें आपका होता है विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट नामक खनिज, तो यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबालमिन को क्या कहा जाता है? कोबालमिन को भी कहा जाता है। तो कोबालमिन होता है आपका, यहां पर दोनों ऑप्शन गलत हैं, इसको भी गलत कर लो, इसको भी गलत कर लो। कोबालमिन होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12। कौन सा? विटामिन बी 12, ये आपका कोबालमिन कहते हैं इसको, साइनो कोबालमिन या कोबालमिन, विटामिन बी 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें आपसे पूछा गया है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो शरीर में आपके सामान्य जुकाम हो उसके इलाज के लिए आप प्रयोग करोगे ऑप्शन नंबर विटामिन सी का। कोरोना में विटामिन सी की टैबलेट चली थी लोगों की, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है आपका हरी सब्जियां। पालक खाओ, दवा के आयरन अच्छा मिलेगा आपको। पेलाग्रा, पेलेग्रा या पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग या पेलेग्रा रोग ये होता है आपका नियासिन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी नियासिन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के जो है ये हमारी आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन यहां पर सही आंसर है, ये है विटामिन। ऑप्शन नंबर सी विटामिन है राइबोफ्लेविन। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो जो काली खांसी होती है उसको पंटूसिस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंटूसिस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पंटूसिस नहीं है, पर्टूसिस होना चाहिए, यहां पर राकी रेप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? प्रतिरक्षित नहीं है बोला गया है। तो आपका ट्रिपल एंटीजन जो लगते हैं उसमें आपका डिप्टीरिया, पीलिया और छोटी माता का लगता है। टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन वाला टीका नहीं लगता। ऑप्थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये किसका उपचार करेगा? राइट आंसर है, ये आंखों के डॉक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंखों के डॉक्टर, आंखों का उपचार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी संक्रामक बीमारी, गांठिया रोग संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो विषाणुओं से फैलने वाली बीमारी है आपकी माफ कीजिएगा, विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित आपकी यहां पर पूरे ऑप्शन गलत है। खसरा, मैं लिख देता हूं, खसरा रोग, पहले तो इनको गलत कर देते हैं। खसरा रोग आपका विषाणु जनित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक सेकंड क्वेश्चन निकल रहा है, ये लीजिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? हाँ अब आया क्वेश्चन, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग आपका ऑप्शन नंबर सी खसरा। अभी आपको बताया खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है आपकी मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो एड्स का विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है पीलिया डैश की एक बीमारी है। जो पीलिया होता है ये आपकी बीमारी है यकृत की। ऑप्शन नंबर डी यकृत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना गांठिया की बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? गांठिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, जोड़ों को
या फिर मस्तिष्क को? गाठिया बीमारी किसको किस चीज को जो है प्रभावित करेगी, जोड़ों को या फिर मस्तिष्क को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगे हो दूसरों से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। रोज वीडियो चाहिए, हमारे पुराने वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।